नमस्कार। चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो के साथ हम एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य न केवल आपको तथ्यों एवं अवधारणाओं से अवगत कराना है, बल्कि उन तथ्यों एवं अवधारणाओं को आपको समझने में आसानी हो, उसे हम MCQs के रूप में आपके सामने ला रहे हैं। अब आप यहां पर एक काम कर सकते हैं कि जो भी MCQs आगे के स्लाइड में आपको दिखेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बताएं कि आपने उनमें से कितनों बार अपना प्रयास किया है और उसमें से आपके कितने प्रयास सही हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। यह रहा पहला प्रश्न। प्रश्न है कि सेना स्पेक्टेबिलिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन है। पहला कथन, यह पौधा अफ्रीका के कुछ हिस्सों और दक्षिण भारत में एक आक्रामक विदेशी प्रजाति बन गया है। दूसरा कथन कि सेना स्पेक्टेबिलिस दक्षिण और मध्य अमेरिका के मूल निवासी हैं। तीसरा कथन, इसे जलाऊ लकड़ी जैसे संसाधनों के साथ साथ वनों की कटाई और मरुस्थलीकरण से प्रभावित बिगड़ते पारिस्थितिक तंत्र से निपटने में मदद करने के लिए पेश किया गया था। अब निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल तीसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि आपका सवाल सही है या नहीं, तो आप वीडियो को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या यह है कि एक अध्ययन किया गया, किसके द्वारा? तो वायनाड में जो स्थित एक प्रकृति संरक्षण सोसाइटी जिसका नाम है फॉन्स, और वहीं के वन विभाग द्वारा, तो दोनों ने संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया। उस अध्ययन में यह पाया कि सेना स्पेक्टेबिलिस यह वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके साथ साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अधिक वन्यजीव आवासों में फैल गया है। और यहां पर यह है कि यह जो एक आक्रामक पौधे की प्रजाति है, मतलब हम बात कर रहे हैं सेना स्पेक्टेबिलिस की, तो यह अपने व्यापक विकास के लिए जानी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक देसी आक्रामक प्रजाति नहीं है, बल्कि यह एक विदेशी आक्रामक प्रजाति है। और इसके लाने का जो मुख्य मकसद था, वो मकसद ये था कि इसे जलाऊ लकड़ी जैसे संसाधनों के साथ साथ जो तेजी से बढ़ने की क्षमता कारण जो वनों की वहां कटाई हो रही थी, उस वनों की कटाई को रोकना था। और यह मूल निवासी कहां का है? यह दक्षिण और मध्य अमेरिका का मूल निवासी है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, प्रश्न है चुनावी बॉन्ड से संबंधित। प्रश्न यह है कि चुनावी बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन है यहां पे। पहला कथन कि इन्हें किसी भी पार्टी द्वारा बैंक में बनाए गए अपने नामित खाते में जमा करके भुनाया जा सकता है। दूसरा कथन कि चुनावी बॉन्ड योजना के लिए एक पात्र पार्टी होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक दल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आइए देखते हैं कि इसका सही जवाब आखिर है क्या। तो अगर इसके सही जवाब की हम बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मतलब यह कि चुनावी बॉन्ड को वित्त विधेयक 2017 के साथ पेश किया गया था। और इसे अधिसूचित कब किया गया था? इसे अधिसूचित किया गया था 29 जनवरी 2018 को। अब यहां पर यह है कि इसके किस पक्ष के द्वारा भुनाया जा सकता है? तो केवल पात्र पक्ष के द्वारा। अब यहां पर यह है कि जिस पक्ष के द्वारा इसे भुनाए जाने की बात कही जा रही है, आखिर उसकी पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यह बात कही गई है कि केवल वे पार्टियां पात्र हैं, केवल वे दल पात्र हैं जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है। वहीं किस डिनोमिनेशन में ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं? तो ये बॉन्ड 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते हैं। और इसे जारी किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यहां पर यह बात भी कही जा रही है कि एक प्रकार का ऋण साधन होता है जो दाताओं द्वारा बैंक से खरीदा जा सकता है और फिर उसके बाद राजनीतिक दल द्वारा उन्हें भुनाया जा सकता है। अब यहां पर हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह जांच करने के लिए मतलब निर्धारित किया कि ये जो चुनावी बॉन्ड से संबंधित या उसको जो चुनौती देने वाली जितने भी पिटीशन आ रहे हैं, क्या उस पिटीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। एक बात हमें यह याद रखने की होगी कि चुनावी बॉन्ड की आखिर वैधता कितने दिनों की होती है। तो चुनावी बॉन्ड की जो वैधता होती है उसके जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वह वैध होता है या वह वैलिड होता है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न संबंधित है विशेषाधिकार से संबंधित। देखें प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन आपकी स्क्रीन पर है।
पहला कथन कि विशेषाधिकार का उल्लंघन संसद के कानूनों के तहत दंडनीय है। दूसरा कि संसद सदस्य द्वारा संसद में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। तीसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का प्रावधान किया गया है। और एक बात हमें यह याद रखने की है कि संसद के कानून के अंतर्गत अगर कोई भी सांसद विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है तो फिर वह एक दंडनीय अपराध होता है। और कोई भी संसद सदस्य संसद में अगर कोई भी वो कथन देते हैं या वो वोट करते हैं तो किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। वह इस कार्य के लिए किसी भी कोर्ट के या न्यायाधीश के प्रति वह उत्तरदायी नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहां पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन कि कुल मांग में, मतलब एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है, कुल मांग में सभी उपभोक्ता सामान, पूंजीगत सामान, निर्यात, आयात और सरकारी खर्च शामिल है। दूसरा कथन कि राजकोषीय घाटा सरकार की भावी देनदारियों का सूचक है। और तीसरा कथन कि शुद्ध प्राथमिक घाटा कुल राशि दर्शाता है जिसे सरकार को उधार लेने की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कौन से कथन सही है या कौन कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखें, अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स यहां पर देखे हैं, यहां पर जो कारक हमें दिख रहे हैं वो कौन कौन से? पहला, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब यहां पर यह बात हो रही है कि सभी उपभोक्ता सामान की बात हो रही है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं निवेश की। तीसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और चौथा, नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो कुल मिलाकर यहां पर हम देख रहे हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो एग्रीगेट डिमांड C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M होता है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो राजकोषीय घाटा सरकार की भावी देनदारियों का सूचक होता है। और अगर हम तीसरे कथन की हम बात करें यहां पर कि शुद्ध प्राथमिक घाटा कुल राशि दर्शाता है जिसे सरकार को उधार लेने की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आप स्क्रीन में देखें कि जो नेट प्राइमरी डिफिसिट होता है उस नेट प्राइमरी डिफिसिट को यहां पर जो परिभाषित किया गया है वह है B प्लस C प्लस D। तो बी में देखिए क्या है? बी में यहां पर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, मतलब रेवेन्यू डिफिसिट की बात कर रहे हैं। फिर अगर हम देखें सी में क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, मतलब यह है कि जो राजस्व व्यय का वह हिस्सा जो पूंजी निर्माण में अगर खर्च किया गया हो तो वो इसमें ऐड होगा। और तीसरा यहां पर बात हो रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत वैसा व्यय जो हिस्सा है किसका? जो निवल गैर ऋण का हिस्सा है। तो ये तीनों जो जुड़ जाते हैं वो मिलकर क्या बनते हैं? शुद्ध प्राथमिक घाटा, जो दर्शाता है कि सरकार को उधार लेने की आवश्यकता है कितनी राशि की। अब हमारा ये 5वां प्रश्न जो पीएम केयर से संबंधित है, जरा इस पर गौर कीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन है कि कंपनी अधिनियम के तहत पीएम केयर फंड को ट्रस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरा कथन कि इस फंड में सार्वजनिक अंशदान होता है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। तीसरा कथन, इस फंड को CSR व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या यह है, भारत में जब कोविड-19 महामारी का प्रकोप था तो उस कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए 27 मार्च 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने नागरिक सहायता और आपात स्थिति से निपटने के लिए पीएम केयर फंड का निर्माण किया था।
और पीएम केयर के फुल फॉर्म को देखें तो प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है, जो इसका नाम उस कार्य के प्रति उसके उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि यह भले ही भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा है, प्रधानमंत्री के नाम का मतलब यह है कि भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है, एक तो ये, दूसरी बात कि इसमें राज प्रतीक का भी यहां पर उपयोग किया गया है, लेकिन उसके बावजूद यह एक निजी निधि है जिसका उपयोग कौन, प्रधानमंत्री और कोष के न्यासियों के विवेक पर किया जाता है। और ये जो कोष के न्यासी होंगे वो किनके द्वारा होंगे, वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि यह भारत सरकार के कोष का हिस्सा नहीं है, बल्कि उससे यह स्वतंत्र है। आगे कि पीएम केयर फंड को इनकम टैक्स एक्ट या आयकर अधिनियम के तहत ट्रस्ट के रूप में इसको मान्यता दी गई है और इसमें जनता का योगदान होता है। इस फंड का जो निर्माण या इसमें जो कोष होता है उसमें कंट्रीब्यूशन होता है किसका, जनता का होता है। और यह बजटीय सहायता इसको नहीं मिलती है, मतलब यह बजट के प्रावधान का भाग नहीं है। साथ ही साथ इस फंड में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यय के रूप में भी इसको वर्गीकृत किया गया है। मतलब यह कि अगर इसमें जो फंड हो रहे हैं वो सीएसआर का भी एक भाग बन सकता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने कुल 5 प्रश्नों को देखा और हमने उसके आधार पर विभिन्न तथ्यों और अवधारणाओं को देखा, उसे समझा। अब अभी तक अगर आपने 5 के 5 प्रश्नों पर अपना अभ्यास किया है तो कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.